नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनेंगे चित्रा मुद्गल जी द्वारा लिखित कहानी लिफाफा के शेष अंश। तो ये कहानी शुरू करते हैं। उसकी तस्वीरें देख रही रेखा अंग्रेजी के भोंडे भोंडे शब्दों में अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही है। हाय अशोक, कितने डैशिंग लग रहे हो। ये क्लोजअप, वाओ अशोक। रेखा का आग्रह गंभीरता से न लेने के बावजूद रख लिया था उसने। तस्वीरें धुलकर आ गई थीं और वह एल्बम उसके पास दिखाने ले आया था। बहुत दिनों से रेखा उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो अपनी कुछ तस्वीरें क्यों नहीं उसकी विज्ञापन एजेंसी में रख देता। क्या पता कभी किसी क्लाइंट को उसकी तस्वीर पसंद आ जाए और वो मॉडलिंग के लिए चुन लिया जाए। मॉडलिंग बतौर शौक करने में कोई हर्ज नहीं, पैसा भी ठीक ठाक मिल जाता है और साथ ही शोहरत भी। तुम मेरी बात पर कभी गौर नहीं करते अशोक। आई स्वेयर, तुम कद काठी से ही नहीं, चाल ढाल अंदाज से भी विशिष्ट लगते हो। वो हमेशा उसे प्रोत्साहित करती, उसे उकसाती। वो चाहे जो भी पहन ले, चाहे जैसे भी पहन ले, रहने दो। वो सोचता कि रेखा उसे लपेट रही है, कुछ ज़्यादा ही चढ़ाती है उसे चने की झाड़ पर। बहुत दिनों तक बात टलती रही। एक तो रेखा के माध्यम से कोई काम नहीं चाहता था, दूसरे से मॉडलिंग का पेशा प्रतिष्ठित नहीं लगता रहा। मगर रेखा के इस दिशा में अपना प्रयास नहीं छोड़ा। एक रोज वह छायाकार दबे को लेकर घर पहुंच गई। उसने उसे तस्वीरें खिंचवाने के लिए मजबूर कर दिया। उसके हर दबे के संकेतों पर कठपुतली बना हुआ मुद्राएं देता, पलछिन नाचता रहा, रेखा को चेतावनी देता रहा कि वह फिजूल उसकी तस्वीरें खिंचाने में समय और पैसा दोनों जाया कर रही। संयोग और सुयोगों ने उससे किनारा कशी कर रखी है। सारी मेहनत बेकार जाएगी। मगर रेखा पूरे वक्त भरी बनी हुई दबे के साथ परामर्श करती, मनोयोग से अपने काम में लगी रही। काम समाप्त कर दबे के जाते ही वे कमरे में आ बैठे। पस्त से माँ ने उनके साथ चाय भर पी। रेखा के दोबारा चाय के आग्रह पर वे केवल ट्रे उनके मध्य रखकर अपने कमरे में लौट आई। रेखा के पास बैठने की बहुत जिद की, पर वे लगातार अनमनस्क बनी रहीं। फिर कभी बैठूंगी बेटे। रेखा ने भांप लिया कि माँ बेटे के मध्य जरूर कोई तनातनी चल रही, वरना माँ उनके आने पर खूब खुश होती, खूब चटर पटर करती। मन में आया अशोक से सीधे पूछे कि क्या बात है माँ, इतनी चुप चुप और अनमनी सी क्यों है। पर इस भय से छेड़ना मुनासिब नहीं समझा कि कहीं अशोक अपने मनोद्वंद्व को गलने लगा तो उसकी स्थिति बड़ी बिकट हो उठेगी। घर के खिलाफ अशोक के मन में ढेरों कड़वाहट उबल रही, विशेषकर माँ के संदर्भ में। माँ पर वह सदैव निर्भर रहा है, छोटी बड़ी जरूरतों के लिए। अब बढ़ी हुई उम्र और छिन्न हुई शक्ति के चलते भी शायद उसकी जरूरतों को अपेक्षित तवज्जो नहीं दे पाती। उपेक्षा का हल्का सा झोंका भी उसे विशृंखल कर देता है। इतनी स्वार्थी और खुदगर्जी न बनो। किताबें बहुत पढ़ ली हैं, माँ को जरा समझने की कोशिश करो। ये मामूली सी बातें ज़्यादा इसलिए चुभती हैं तुम्हें क्योंकि तुम अपने आप को असफल महसूस करने लगे हो। सीधे सीधे से भी पूछी जाने वाली बातें तुम्हें ताना तुक्का लगती हैं अशोक। ऐसा नहीं है। देखिए, जो उनकी दुश्चिंता है तुम्हारे प्रति, तुम्हारे भविष्य के प्रति। रेखा बोलती है तो बोलती ही चली जाती है। दरअसल रेखा से किसी भी प्रकार की बहसबाजी उसे निरर्थक लगती है। किसी हद तक रेखा उसकी तिरस्कृत मनस्थिति खरोच को महसूस कर सकती है, पर पूर्णतः नहीं, कर भी नहीं सकती। जिस अच्छे खासे ओहदे पर वह बैठी हुई है, सफलता और संतुष्टि का चश्मा उसकी आंखों को सच्चाई से विमुख किए हुए है। वो तट पर बैठे किसी व्यक्ति का अवलोकन है,
तैराक का नहीं। अनुमानों, कल्पनाओं और सहानुभूति से न किसी का नरक बटा है, न बांटा जा सकता है। अपने घर में वह अकेली बेटी है। एक वक्त था, माँ की नज़र में वही वह था। बचपन से ही उसे यह एहसास दिया गया, तुम लड़के हो, श्रेष्ठ हो, कुछ बनना है। तुम्हारे कुछ न कुछ बनते ही सारा नक्शा बदल जाएगा। लेकिन बड़े होते होते परिस्थिति कितनी बदल गई। बड़े होते होते नहीं, शायद नौकरी की तलाश शुरू होते ही शायद वे और अनु घर के दो प्रतिस्पर्धी छोर हो गए। उनमें दुराव बढ़ता जाने लगा, खुल्लम खुल्ला। बाबूजी वे पहले वाले बाबूजी नहीं रहे। न पहले की तरह वे उसे पास बिठाते, न बतियाते, न सुझाते कि उसे क्या करना चाहिए। पहले जरा सा भी वह कमजोर दिखाई देता तो उसे अपने मौजूदगी का एहसास दिलाकर धैर्य बंधाते, मेहनत करने के लिए प्रेरित करते। माँ कितना आगे पीछे घूमती थी उसके। कहाँ तो अम्मू को बमुश्किल एक वक्त दूध मिलता, जबकि उसे दोनों वक्त जबरन पिलाया जाता। नाश्ते में उसे रात को विशेष रूप से भिगोई गई 2 बादाम गिरियाँ खानी जरूरी होती। एक दफ़े पढ़ते समय उसने माँ से आंखों में जलन होने की शिकायत की तो माँ भरी तो भरी दवाइयों की दुकान पर जाकर गुलाब जल की शीशी खरीद लाई और अगले ही रोज 10 किलो आंवले का मुरब्बा बना डाला। अनु खाने के लिए मांगती तो स्पष्ट झिड़क देती। देखती नहीं कितना झटक गया, सो कसरत करता है। बादाम इसके लिए आवश्यक है या तेरे लिए? इस उम्र में बेचारों को खुराक के नाम पर मिलता क्या है? एक तेरे बाबूजी का जमाना था, दंड बैठक बेलते थे तो छटाक छटाक बादाम, बाल्टी बाल्टी दूध पीते थे। वही खिलाई पिलाई है जो आज काम दे रही है। 3 हार्ट अटैक झेल जाना मामूली बात है। किसी विषय में वो फेल हो जाता या कम नंबर लाता, माँ फौरन उसके लिए ट्यूशन रख देती। अनूरी आती तो वे तंगी का रोना रोने लगती। उसका साल खराब होगा तो उम्र का घपला हो जाएगा। सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकेगा। तेरा क्या, तू ब्याह करके चली जाएगी ससुराल। प्रथम श्रेणी में पास हो या तीसरी, क्या फर्क पड़ता है? सेवा बेटा ही करेगा। आखिरी समय मुंह में गंगा जल डालेगा, वंश वृद्धि करेगा, कंधों पर ढेकर ले जाएगा स्मशान। अब पासा पलट चुका है, उसकी जगह अनु ने ले ली है। माँ को छीन लिया है, बाबूजी को छीन लिया है। नियति के हाथों वो कितना विवश है। समझ में आ रहा है माँ बाप से बढ़कर व्यापारी दुनिया में और कोई नहीं है। वे सिर्फ अपने को जीते, जो उनके जीने में रंग भरे, वही उनका सब कुछ। वास्तविकता यही है। सामाजिक व्यवस्था अगर बहुत पहले लड़कियों को घर के भीतर की जिम्मेदारी न सौंप आर्थिक पक्ष संभालने की जिम्मेदारी सौंप देती तो निश्चित ही छटाक छटाक बादाम की गिरियाँ उन्हीं की सेहत के लिए भिगोई जाती और दरवाजे पर बंधी भैंसें बाल्टी बाल्टी उन्हीं के लिए दूध देती। चाय पीने चले। कहाँ खोए रहते हो हर वक्त? शिप्रा ने तुम्हें विश किया और तुमने मात्र से हिला दिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा जानबूझकर नहीं होता उससे। रेखा जानती है, शायद वह टोक इस वजह से रही है ताकि वह आगे से एजेंसी में अपने व्यवहार के प्रति सचेत रहे, सौहार्दपूर्ण रहे, उसके प्रति लोगों की धारणा अच्छी रहे, मित्रतापूर्ण बने। तस्वीरें पसंद की जाती हैं तब ये जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। हालांकि उसे विश्वास नहीं उसकी तस्वीरें किसी क्लाइंट को आकर्षित कर पाएंगी। जो भी हो, रेखा को तो तसल्ली हो गई। शाम को चारों बेकारों की मीटिंग हुई सतीश के घर। रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। आवेदन पत्र की औपचारिकता पूरी की गई। तय हुआ कि कौन क्या क्या काम संभालेगा। भागा दौड़ी उसके वश की नहीं। उसने अपने जिम्मे पढ़ा लिखा पढ़ी ले ली। भागा दौड़ी सतीशम निगम के हिस्से में पड़ी। जगह आदि तय करना नितिन के जिम्मे। नितिन ने बताया कि वाशी के निकट लघु उद्योगों के लिए
महाराष्ट्र सरकार नामात्र के पैसे पर जगह मुहैया करा रही है। अब यह स्थान पूर्ण विकसित नहीं, मगर जल्दी ही हो जाएगा। पानी और बिजली की सुविधा है। उन्होंने कार्यक्रम बनाया कि अगले शनिवार को वो चारों वासी जाएंगे और जगह देख लेंगे। शेड किराए पर लेना हो तो उल्लासनगर बुरी जगह नहीं, मगर न्यू बॉम्बे का फुल पूरा होते ही वासी सोना हो जाएगा। फिर अपनी जगह तो अपनी जगह है। सतीश के हिसाब से राजनीतिक पेपरवेट भी है उनके पास। खाद्य मंत्री सेवड़े दूर में रिश्ते के मामा लगते हैं। 1.5-2 महीने में मामला जम जाना चाहिए, जमाना ही पड़ेगा। सबके मूड हल्के फुल्के हो आए। कल क्या होगा पता नहीं, मगर एक शुरुआत हो चुकी। वे अपने दिलों में उत्साह और फुर्ती का संचार महसूस कर रहे थे। निगम और नितिन उठे और सीधे अपने अपने घर चल दिए। वो इतनी जल्दी घर लौटने के मूड में नहीं था। क्या करेगा 8 बजे ही घर पहुंचकर? आजकल कोई नई किताब भी नहीं पढ़ने को। अनायास से दाग का ख्याल हो आया। माँ ने बड़ी प्रशंसा कर रखी थी उस फिल्म की। सोचा चलकर क्यों न दाग ही देखी जाए। सतीश को प्रस्ताव भा गया। दोनों थिएटर पर पहुंच गया। टिकट घर पर खासी भीड़ थी। पुरानी फिल्मों को देखकर दर्शकों में अभी भी काफ़ी उत्साह है। माँ को बस पता लगना चाहिए कहाँ सुरैया की फिल्म लगी है, कहाँ नरगिस या मधुबाला या निम्मी की। काम धाम छोड़कर फिल्म देखने निकल लेगी। पुरानी तो पुरानी, आज की फिल्में उनसे कहाँ छूटती हैं, अच्छी या बुरी। जिस फिल्म को वो और अनु एक बार नहीं बर्दाश्त कर पाते, उसे वे घर लौटकर दोबारा तिबारा देखने की घोषणा ठोक देती। बाबूजी दबे स्वर में माँ के शौक की तरफदारी करते। पान न सुपारी ले देख के एक सिनेमा। बाबूजी का तर्क सुनकर उसे हंसी आती। 50 रुपये हर हफ्ते माँ के शौक के पीछे फूक जाते। कभी तंगी महसूस न होती। तंगी की है तो वह उसी समय मचती जिस समय वह मुँह खोल बैठता। उसे 1000 सीखें सुननी पड़ती। फिजूल खर्ची से आगाह किया जाता। बुरी लतों से दूर रहने की ताकीद की जाती। 1 बजे रात दरवाजा माँ ने ही खोला। चाबी साथ ले जाना ही भूल गया था। जब भी देरी से घर लौटना होता, गोदरेज लॉक की चाबी साथ ले जाना न भूलता, ताकि उसकी खातिर किसी की नींद में खलल न पड़े। कमरे की ओर बढ़ ही रहा था, नियम के विपरीत माँ ने पूछा, खाना? ले लूँगा, जाइए सो जाइए, अब गर्म ही होगा अभी, कहकर वे मुड़ने लगी। तभी अचानक उन्हें कुछ ख्याल हुआ है। सुन, रेखा का 2 बार फ़ोन आया था तेरे लिए। कल ठीक 11 बजे उसकी एजेंसी में पहुंच जाना है। किसी क्लाइंट से ज़रूरी मीटिंग है तेरी। और वे किसी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए अपने कमरे में दाखिल हो गईं। कल दोपहर सचिवालय भी जाना तय हुआ है, सतीश के साथ उसके मामा सेवड़े जी से मिलने। सुबह सतीश से फ़ोन पर तय कर लेगा कि वह उससे कहाँ मिले। रेखा की एजेंसी वीटी पर ही है, ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ से सचिवालय। बिल कुकर की सीटी पूरे स्वर में सुबह का ऐलान करने लगी। उसकी नींद टूट गई। नींद आई बहुत गहरी थी, वरना दूध वाले की घंटी बजते ही वो जाग जाता। आज पता ही नहीं चला कि दूध वाले की घंटी कब बजी। थक बहुत गया कल। रेखा के पास से लौटकर वो ठीक 4:30 बजे सचिवालय पहुंचा, जहां खड़ा सतीश उसकी प्रतीक्षा करता मिला। दोनों ही मुलाकातें सार्थक रहीं। पीठ ठोकर मंत्री जी ने उनकी हिम्मत बढ़ाई और स्पष्ट संकेत किए कि वे उनके मामले को शीघ्र ही देखेंगे। अपने दढ़ियल सेक्रेटरी को बुलाकर उन्होंने फौरन उनके कागजात ले लेने को कहा। बातचीत से उसे यह आभास हुआ कि जैसे उन्हें ऋण चुटकियों में मिल जाएगा, पर सतीश ने सदैव की भांति उसे उड़ने से रोका। यार, ये तो निश्चित है कि अपना काम हो जाएगा, पर इतनी आसानी से नहीं। तो इन राजनीतिज्ञों को नहीं जानता, ये ऐसे सुनार हैं जो अपने बाप को भी न छोड़ें। अब 8-10 चक्कर लगने मामूली बात है। लौटते समय वे गिरगांव में चमड़े के थोक व्यापारी पवार सेठ से भी उनके घर पर मिलते हुए आए। पवार सेठ से मिलकर वे इस मुद्दे पर एकमत हुए कि कच्चा माल बजाय थोक व्यापारियों से खरीदने के
उनके लिए उन्हीं शहरों में जाकर सीधे खरीदना अधिक फायदेमंद होगा। खुशी और दिमागी हल्केपन का एक और ज़बरदस्त कारण था। जिस क्लाइंट से रेखा ने उसे मिलवाया, उससे मिलकर इतना प्रभावित हुआ कि उसने बतौर अग्रिम अनुबंध राशि उसे 1000 रुपये का लिफाफा पकड़ा दिया था। शेष पारिश्रमिक 27-28 2 दिन की शूटिंग खत्म होने के उपरांत यह भी शर्त रखी कि वह उनकी टाइयों के विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य किसी टाई कंपनी के लिए विज्ञापन नहीं करेगा। इसके लिए भी उसे हर माह बंधा हुआ पैसा मिलेगा। उसे क्या दिक्कत हो सकती थी? उसने बस इतना किया कि क्लाइंट जब उससे शर्तों पर सहमति का ठप्पा लगवाना चाहता, वो रेखा की ओर संकेत कर देता। जैसे रेखा जी कहेंगी, रेखा ने हर माह दिए जाने वाले पारिश्रमिक पर जरा आपत्ति प्रकट की कि राशि बहुत कम है, अन्य टाई कंपनियों के लिए काम न करे, इसके लिए पारिश्रमिक वाजिब तो होना ही चाहिए। थोड़े तर्क वितर्क के बाद राशि 800 रुपये महीना बढ़ गई। अनुबंध हस्ताक्षरित हो गया। ये रेखा की कार्यकुशलता पर मुग्ध हो उठा। उसे अनुमान नहीं था कि वह पुरुषों को चराने में इतनी चतुर होगी। क्लाइंट ने उसे प्रथम बधाई दी। रेखा ने भी अपनी अंतरंगता को न जाहिर करते हुए क्लाइंट की गाड़ी जाते ही उसने दे रेखा को बगैर आसपास की परवाह किए बाजुओं में समेट लिया। रेखा को अरसे बाद उसने इतना खुश पाया था। घर के लिए ब्रजवासी से रेखा ने 2 किलो बर्फी बंधवाई। घर पहुंचते ही माँ के पैर छूना ना भूलना। बर्फी का डिब्बा सादिक खाकी कागज़ में पैक करवाया ताकि देखने में ऐसा आभास हो कि कुछ किताबों का बंडल है। रेखा को मालूम था उसके पास से उसे सचिवालय पहुंचना है। सतीश वहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। आज दोपहर को उसने 3-3:30 के बीच तारदेव उमेश के यहाँ पहुंचना है। कपड़ों का नाप देने। कपड़ों का 4 सेट बनेंगे जिसमें उसे शूटिंग के दौरान बदल बदल कर पहनना है। पिछले 6 महीनों से वो बगैर बनियान की कमीजें पहन रहा है। चड्डियाँ तो खैर अभी कुछ और घिसट ली जाएंगी। माँ का ध्यान ही नहीं जा रहा था। उसे ध्यान दिलाना पड़ा तो माँ बोली, मैंने तो समझा था कि तू इसलिए नहीं बोल रहा कि आजकल बगैर बनियान के कमीज पहनने का फैशन चल रहा। उसने चुप्पी साध ली। गुस्सा तो उसे बहुत आया। वो कमाता नहीं है तो माँ की नीयत स्पष्ट है कि उसे कम से कम में काम चलाना चाहिए, नहीं है तो उसमें भी। रेखा ने कहा ही था। उसने भी यही सोचा कि कायदे से पहली कमाई यही है कि वो माँ के हाथों में रखी जानी चाहिए। उसने किया भी वही। पैसे का लिफाफा और मिठाई का डिब्बा। घर में घुसते ही माँ को पकड़ा दिया। पाँव भी छुए अनमने भाव से। अभी ढकोसले बेनकाब हो चुके हैं। काहे का आदर, काहे का आशीष। माँ बहुत चक्की रह गई। एकदम से समझ नहीं पाई या विस्मय दिखाने का नाटक किया। वास्तविकता जानते ही उनकी आंखों का रंग बदल गया। उसकी बेरोजगारी के दुख से सोई ममता अचानक उमड़ पड़ी। झर आंसू बहने लगे। अभिनेत्री भी अच्छी है, प्रसाद चढ़ाने की बात श्लोक सी उच्चारी गई। ढोंग में उसे विश्वास नहीं। उसने स्पष्ट मना कर दिया था कि वो मंदिर नहीं जाएगा। शाम को बाबूजी ने गंभीरता के खोल से बाहर आए बगैर ही उसे विज्ञापन फिल्म पाने पर हार्दिक बधाई दी। अनु सचेव की तरह नाटकीय थी। मिलते ही कंधों से लटक कर उसने उसका माथा चूमा। कैसे कैसे क्या क्या हुआ पूछा। सारा कुछ वे रिवाज जानने की जिद की। बाबूजी भी पास आ बैठे। माँ कॉफ़ी बना लाई अपनी आप। अरसे पहले की वे सुबह कितनी सच्ची थी। ये शाम कितनी औपचारिक, कितनी अपरिचित। अचानक अपनी कोहनी पर उसे किसी मुलायम स्पर्श का एहसास हुआ। उसकी आदत है वह सोता रहता है कोहनी से चेहरा ढककर। इस वक्त जरूर किसी ने उसकी कोहनी को छुआ है, मगर कौन?
वहम भी तो हो सकता है उसका। जब से नींद टूटी है सोच रहा है बाह्य हलचल से अस्पर्शित उसके भीतर एक दुनिया है जहाँ किसी का हस्तक्षेप नहीं है, जहाँ वह अपने तरीके से रहता है, अपने तरीके से जीता है, अपने तरीके से किसी को प्यार करने के लिए स्वतंत्र है, किसी से घृणा करने के लिए भी। और ये जो उसके अपने हैं उनसे वह उस दुनिया के भीतर खूब खूब घृणा करता है, बात बात में चुनौती देता है, तिरस्कृत करता है। यही लोग हैं जिनकी वजह से वो अपने को आज किसी काबिल नहीं रह गया अनुभव करता है। उन्होंने ही तो उसके जिस्म में कूट कूट कर भर दिया है कि तू बेकार है, नकारा है, बुहारे कूड़े सा। कोनी फिर छुई गई, झकझोरी गई, कोई उसे भी उठा रहा है, पर इतनी सुबह इस घर में अजूबा कैसा, नियम भंग कैसा। बेगाने घर को अचानक उसकी दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई। वह एकाएक सुबह में कैसे शामिल किया जा रहा है। कहीं अनु के भ्रम में तो नहीं उठाया जा रहा है उसे। कोनी अपनी जोर से झकझोरी गई। मनोहर भी उसकी ओर झुका। उठ न ले, नहा, चाय पी ले। माँ, हाँ माँ ही तो उठा रही है उसे, ये क्रम कैसे बदल गया। वह उठ बैठा। माँ, माँ मैं हूँ, अनु नहीं। शब्दों पर माँ को सहज पाया। हाँ हाँ मैं तुझे ही उठा रही हूँ, ले चाय पकड़। चाय का प्याला उसकी ओर बढ़ाकर माँ अनु के पलंग की ओर बढ़ गई उसे उठाने। हतप्रभ हो उसने अनु की ओर देखा। अपने बिस्तर पर सिकुड़ी सिमटी सी है पड़ी अनु माँ के हिलाने पर ऊं ऊं की आवाज निकालती रही। कहानी समाप्त। कहानी सुनने और अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।